वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है। अच्छा, कोई बिफोर वी स्टार्ट आप कोई बात करना चाहते हैं वायवे के मुताबिक? फिर मैं बात शुरू करता हूँ। सर मेरा सिर्फ एक मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि सर डेली अगर आप कोई बिफोर स्टार्टिंग द क्लास अगर आप एक टॉपिक बता दें कि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे आज एज अ लॉन्ग केस, अच्छा। तो अच्छा, जिसमें देखें। आप देखें, प्रॉपर। मैं आपको ना एक ये, अच्छा, इसके अलावा और कोई बात? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ अभी। और इसके अलावा? यस अबूजर, इसके अलावा और कोई बात? इसके अलावा सर ये था कि जो टॉपिक आप फॉर एग्जांपल पढ़ा रहे हैं सर, एंड इफ इट इज इंक्लूडेड इन द लॉन्ग केस, तो उसमें अगर आप 5-7 मिनट स्पेयर कर सकें सारे लोग, तो उसमें आप किसी भी एक कैंडिडेट को कहें कि आप इन 8 से 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक से अकॉर्डिंग आप हिस्ट्री लें, तो वो एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी कि वो उस टाइम फ्रेम के अच्छा, अंदर पेशेंट कैंडिडेट गिर ठीक है। जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका करता हूँ। आपके ये दोनों बातें आपस में को रिलेटेड हैं। एक लॉन्ग केस के बारे में और अच्छा, देखें, आपको पता है कि लॉन्ग केस है क्या? लॉन्ग केस होता क्या है? जी जी सर। क्या होता है लॉन्ग केस? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सर मैं तो फेल होके बैठा हूँ, तो मैंने तो दिया है सर। लॉन्ग केस बेसिकली कुछ कोमॉर्बिड्स हैं जिनको कंबाइन किया हुआ और उसके साथ एक सर्जरी है जिसको करवाना है, तो तो जो हम कोमॉर्बिड्स लोगों ने प्लस एक से 3-4 सर्जरी जो हमने जो कोई। कल जो हम लोगों ने कल डिस्कशन की थी, उसमें मैंने आपको क्या बात बताई थी? उसमें मैंने आपको यही बात नहीं बताई थी कि यहाँ पर वहां पर आपको वो डाटा मिला होगा, यहाँ पर आपने वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। जी सर सर। और दूसरी बात ये कि देखें, अम, आपको पता है कि छोटे बच्चों का ना एक होता है सरप्राइज टेस्ट, होता है ना? जी जी सर सर। तो अब अगर इस वक्त मैं आपको पेपर आउट करके मैं कहूँ कि आप आज ये टॉपिक आप मुझे बताएंगे, उसका वो असर नहीं होगा। ठीक है। सर सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मतलब आप, ठीक है आई सर। आई नो कि देखो, सिक्का राइजुल वक्त कुछ और है। और मैं आपको जो टिप लॉन्ग केस के बारे में बता रहा हूँ ना, अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको लॉन्ग सर केस को देखो, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि आप इस वक्त बैठ के वो चीजें कि जो कभी आपने नहीं की, तो वो वहां पे आप लॉन्ग केस में परफॉर्म कर लोगे, तो वहां पर होता ये है कि वो काम जो कभी आपने नहीं किया और वहां पे आप करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो वो पकड़े जाते हैं। ठीक है। और इवन अगर हम टीवी ड्रामास या मूवीज की भी बात करें, तो कौन सा एक्टर हमें अच्छा लगता है कि जो जिसको कहते हैं ना बड़ी इसकी नेचुरल एक्टिंग है। ये नेचुरल एक्टिंग का क्या मतलब होता है? कि वो जो कर रहा है, इट्स लुक्स लाइक हिज सेकंड हैबिट। ठीक है। तो लॉन्ग केस के अंदर भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर लोगों को वहां पर एक अच्छा, आपका अगर आपने तो दिया हुआ है, आप मुझे बताएं कि आपने जब हिस्ट्री ली थी, कि आपने क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाले? जब आपको वो पेशेंट मिला, तो आपको पहले से पता था मैंने क्या सवाल पूछने हैं, या आप उसके उसकी उसकी बातों से आप क्वेश्चन निकाल रहे थे? सर उसकी बातों से निकाल रहे थे सर, क्वेश्चन पहले से भी पता था लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो उसने दी फिर उससे आगे फर्दर। ये सबसे बड़ी गलती है। इसमें मैंने बिग क्रॉस लगाया है, अभी तीसरे क्रॉस की जगह नहीं है, मैं तीसरा क्रॉस भी लगा देता हूँ। आपको पहले से वहां पर आमतौर पे लॉन्ग केसेस कौन से होते हैं, जो कॉमन लॉन्ग केसेस हैं? एक मिनट, हम इस पे नजर मारते हैं। जो कॉमन लॉन्ग केसेस की एक लिस्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे है, हाँ। जरा आप इस पे नजर मारें। इसके अलावा कोई लॉन्ग केस किसी ने फेस किया है या देखा है? जस्ट हैव अ लुक। जी अफजल। यही है सर तकरीबन, अच्छा। सिस्टम वाइज अगर देखें तो। सिस्टम वाइज।
देखो बेटा, अब होता ये वहां पे चक्कर ये होता है कि आपको, अगर आपको ये बात समझ आ गई कि मुझे ये बताना, अब अभी हम इसी पेज के ऊपर सफर नजर मार के देखो कि क्या, मुझे बताओ कि हाइपरटेंशन का इफेक्ट कोई लंग्स में हो सकता है? सिर्फ यहाँ पे इस सवाल सर का जवाब दो। हा, पल्मोनरी, हा, हाइ, सर हो हाइपर सकता है सर। हो सकता है ना? अच्छा, हाइपरटेंशन का सर इफेक्ट जो है वो किडनीज में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। हाइपरटेंशन का इफेक्ट अगर, अच्छा, अगर हाइपरटेंशन का इफेक्ट लंग्स में होगा तो उसको आप कैसे सर एवेलुएट करेंगे? वही चेस्ट एक्सरे करेंगे, ठीक है? यानी कि पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। जी सर। अच्छा, उसके उसकी सर बात बिल्कुल। ये कि हाइपरटेंशन की वजह से बहुत, जब फेलियर हो रहा होगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है? तो बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। तो ये चीजें आपस में को रिलेटेड हैं। कोई भी सिस्टम या कोई भी आप कह लो लॉन्ग केस ऐसा नहीं है कि जो आइसोलेशन में होगा, उसका कहीं ना कहीं से आपस में इंटरलिंकिंग जरूर होगी। नंबर वन। नंबर टू, अगर इंटरलिंकिंग नहीं भी होगी ना, तो भी आपने इंटरलिंकिंग करनी है। जैसे जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वहां पर लॉन्ग केस के अंदर लेट्स गो टू, पे आमतौर पे क्या सिम्टम होते हैं? कोई पेन होती है? सोचो जरा सिम्टम्स लॉन्ग केस के अंदर, जब वो आपसे पेशेंट आएगा हॉस्पिटल के अंदर, तो वो आमतौर किन सिम्टम्स के लिए आ सर रहा होता है? पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेन है सर, या पेन ही है सर। सर कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेन। कफ, सर। कफ, ठीक है? कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही होगी, सर। ठीक है? और सोचो जरा कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो हम फेस करते हैं, जरा जस्ट जस्ट अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। सर डिस्निया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है सर। इसके नहीं अलावा नहीं, अभी स्ट्रोक हो सकता है सर। एक मिनट, एक मिनट, यानी कि वीकनेस, स्ट्रोक का मतलब है वीकनेस। वीकनेस हो सकती है सर। और वीकनेस हो गई, इसके और आपने अलावा डिस्फेजिया सर, बताया, सर डिस्फेजिया हो सकता है, डिस्निया हो और सकता है सर। ब्लीडिंग कहीं किसी भी और और चेस्ट, किसी भी रूट से, ठीक है? चेस्ट, किसी सर भी रूट से, चेस्ट चाहे पेन हो वो सकती है। चेस्ट पेन, पेन में आ गई, सर कोई यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यूटीआई, अ, यूटीआई के सिम्टम्स, सर यूटीआई और के सिम्टम्स हो सकते हैं सर। कोई जॉइंट, कोई पलाहट अगर पेशेंट ने जॉइंडस हो देख गया, लिया है, कोई जॉइंडस हो जॉन्डस गया, हो गया सर। पेन, पेन का आपने पेन आ बता दिया, वैसे ज्वाइंट पेन को पेन तो, वगैरह आ अब गई आपने सर। पेन कहीं पर भी पेन होगी ना, तो आपको, तो ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, वो आपको तरतीब, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को इस कैद से ही आजाद कर लें, ये टेंशन ही खत्म हो जाए। वो ही यार 10-12 सिम्टम्स हैं जो पेशेंट, जो तुम, मैं कहता हूँ तजुर्बा कर लो। यहाँ पर ये जो लॉन्ग केस की लिस्ट पे अभी मैंने आपको दिखाई है ना, इन्हीं में से कोई ना कोई सिम्टम इसमें आएगा। यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, कफ होगा, ये सीओपीडी अस्थमा में, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में भी यही होगा, ठीक है? अच्छा, थोरेकोटमी इज समथिंग एल्स अ लिटिल बिट, कफ, टीबी में भी कफ होगी, रिस्पायरेटरी फेलियर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, स्कीमिक हार्ट डिजीज में चेस्ट पेन होगी, वेल्वुलर हार्ट डिजीज में आपका जो है ना वो, अच्छा, एक इसके अंदर ये भी आप सिम्टम लिख सकते हैं, फंक्शनल डिक्रीज फंक्शनल कैपेसिटी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हाँ, एसआईटीज आप लिख सकते हो, एसआईटीज कह रहा हूँ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है? तो अगर आप इन लॉन्ग केसेस पे नजर मारो ना, तो आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई 30-35 या चलो 40 से ज्यादा कोई चीजें नहीं होंगी कि जिनको आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए, ठीक है? गॉट माई पॉइंट? जी सर। अच्छा, अब अगर आप पेन को देखो, तो पेन को कैसे एक्सप्लोर करते हैं? बचपन की, कहाँ जमाना है जहलियत की याद करो, कोई भी पेन होती है तो हम सर पेन के पेन, बारे में क्या सवाल पूछते हैं? सर पेन में उसकी साइट क्या है, और उसके साइट, अलावा उसकी ऑनसेट कैसे हुआ, फिर उसकी रेडिएशन ऑनसेट, कैसी है, रेडिएशन, इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी, उसका एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है, रिलीविंग फैक्टर क्या है। एग्रेवेटिंग, इसके अलावा, रिलीविंग, इसके अलावा ओके, उसके साथ एसोसिएटेड कोई एसोसिएटेड, सिम्टम्स हैं ठीक है? सर। अब आप इसको फिट कर दो तमाम पेन के अंदर, चेस्ट पेन हो, एब्डोमिनल पेन हो, आई की पेन हो, कहीं की भी पेन हो, यही आपने सवाल पूछने। गॉट इट? एक इसके अंदर एक और चीज नहीं सर लिखी हमने, कैरेक्टर, ठीक है? करेक्ट है कि सर। उसका कैरेक्टर कैसा होता है, उसकी साइट क्या है, उसकी रेडिएशन क्या है, ऑनसेट कैसे हुआ, किस चीज से बढ़ती है, किस चीज से कम होती है, और सिवियरिटी को आप कैसे स्ट्रेटिफाई करेंगे कि भाई सिवियर है या माइल्ड है या मॉडरेट है, ठीक है? तो ये तुम्हारा पेन सर के सिम्टम हो गए।
इसी तरीके से अगर हम एसओबी की बात करें, एसओबी में क्या पूछते हैं, सर या क्या क्या आपने इवेलुएट करना है एसओबी में? सर वही इसका भी मतलब ऑनसेट किस तरह हुआ उसके ऑनसेट, सिवियरिटी। ऑनसेट हो गया, फिर उसकी सेवेरिटी, फिर उसके भी रिलीविंग और एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, और उसके एग्रेवेटिंग अलावा और उसका रिलीविंग। ड्यूरेशन है। अच्छा, और एक ड्यूरेशन एक है, कांस्टेंट है, हॉस्पिटल कांस्टेंट है एडमिशन या है। कांस्टेंट है या प्रोक्सिस्मल है? सर ठीक है, तो प्रोक्सिस्मल जो है वो कौन सर सी हम चीजों को देख रहे होते हैं यार? या तो हम ऑर्थोपनिया देख रहे होते हैं, ठीक है, या हम सर पीएनडी देख रहे होते हैं, ठीक है। सर और इसके अंदर एक और चीज होती है जो कि लिवर के अंदर होती हॉस्पिटल। है। लिवर के अंदर एक एसओबी से रिलेटेड एक चीज होती है, उसको क्या कहते हैं? लिवर के अंदर होती है प्लेटिपनिया ऑर्थोडियोक्सिया। प्लेटिपनिया। टिप्पणी और ऑर्थोडॉक्सिया। ठीक है, तो यानी कि अच्छा, उसके साथ एसओबी के साथ और क्या चीज होती है? अब आप सोचते जाओ, पल्मोनरी एडिमा को सोचो, उसके साथ कफ हो जाती है, स्पूटम हो जाता है, सर ठीक है। अच्छा, एसओबी के साथ और सर क्या चीजें हो सकती हैं? फीवर हो हॉस्पिटल सकता है, एडमिशन। सर हॉस्पिटल सर एडमिशन हो गया, ठीक सर है। और अच्छा, सीजन कोई हो गया सर कि किसी की सीजनल है या सीजनल, मतलब सीजनल और उसके साथ दो जो कोई एलर्जी के कि सिम्टम है, क्लास हो जाएगी सर। एलर्जी के। अच्छा, उसके बाद कोई आवाजें निकल रही हूँ, फंक्शनल आवाजें लिमिट, किस, फंक्शनल आवाजें कितनी, लिमिटेशन। आवाजें कितनी किस्म की हो सकती हैं? सर क्रैकल्स हो सकते हैं, वीज हो सकती है पेशेंट को। इसके अलावा कोई डिक्रीज एयर एंट्री हो सकती है किसी साइड पे। वेरी गुड, एक एक आवाज और और होती है खतरनाक सी, स्ट्राइडर। स्ट्राइडर हो सकता है सर। ठीक है, अब आप देखो कि मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो अगर आपको समझ आ जाए तो वहां पर आप किसी भी चीज में फंसेंगे नहीं। और ये रट्टा नहीं है, इज दिस रट्टा? दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट के जो हम हमारा होता है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की या एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो वहां पर प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि जैसे आपने खुद अभी एक्सेप्ट किया है कि वहां आप क्वेश्चन से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, है राइट? तो देखो, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के आप कभी भी लॉन्ग केस की हिस्ट्री नहीं ले सकते। आपको वहां पर जो उसका एक सिम्टम, उसका एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो सकती है, उसकी दो हो सकती हैं, उसकी 10 हो सकती हैं, ठीक है। आपने प्रेजेंटिंग और कंप्लेंट को आपने एक्सप्लोर कर लेना है इन्हीं इन्हीं चीजों के जरिए, कि भाई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट शुरू कैसे हुई, एकदम से हुई, ग्रेजुअली हुई, ज्यादा कैसे होती है, कम कैसे होती है, कोई इसके साथ क्या चीजें एसोसिएटेड होती हैं। ये तुम हर क्या अपना दिमाग के अंदर एक दफा प्रैक्टिस कर लो, और इसको इसको इस चीज की कैद से बाहर निकाल लो कि वहां पर लिवर का होगा तो मैंने ये सवाल पूछने हैं, अच्छा तो किडनी का होगा तो मैंने ये सवाल पूछने हैं, ठीक है। मतलब आपको पहले से पता हो, बजाय इसके ये कि आप वहां पर उस मरीज के सवालों से आप सवाल, वो सवाल होंगे बहुत थोड़े से, ठीक है। आर यू विद मी अबू सर? समझ आ रही है बात आपको कि आपने जी जी सर प्रेजेंटिंग सर प्रेजेंटिंग कंप्लेन को आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के जरिए आपने एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। और जो बाकी उसकी सर जितनी भी चीजें हैं, अच्छा डेमोग्राफी की अगर हम बात करें, तो डेमोग्राफी में आपने उससे क्या क्या सवाल पूछने हैं? डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? सर उसकी पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल, उसके अंदर आप एज, सर सेक्स, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है। उसके बाद आपका कोई उसकी पर्सनल मैरिटल हैबिट्स हो गई, स्टेटस सर। जी, सर मैरिटल स्टेटस हो गया, ठीक है। उसकी, सर इसकी इसी के अंदर आप मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री को भी शामिल कर दो, ठीक है। उसकी स्मोकिंग हो गई, अल्कोहलिज्म हो गई, पान बीड़ी हो गया, उसके बाद जनाब आपकी उसका ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। उसकी कोई बीटी की हिस्ट्री हो गई। और देखो क्या चीज़ है, अभी ये मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे नोट भी किया हुआ है। तो आपको अब हम कम बैक हेयर, तो आपको ये मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और पर्सनल हैबिट्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज का आपको हो सकता है पहले से पता चल जाए कि उसको हेपेटाइटिस है, या उसको कोई कोई और ऐसी है जो कि बीमार, जो उसकी इन्फेक्शियस डिजीज के उसमें आती है, टीबी भी इसमें आ सकती है, ठीक है। उसकी अगर कोई बर्थ हिस्ट्री कोई ऐसी सिग्निफिकेंट है, अच्छा अगर फीमेल है तो उसका लास्ट बॉर्न चाइल्ड, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई एनेस्थीसिया की पॉजिटिव हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग हिस्ट्री, हॉस्पिटल एडमिशन, पास मेडिकल, जैसे कि ये उसका एक
वो आ गई एक डिफॉल्ट ना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लिवर का केस हो, किडनी का केस हो, ये सारे सवाल कॉमन है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली सर, कॉमन है कॉमन है ना। अच्छा, इसी तरीके से सर। उसकी इसका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है? स्लीपिंग पैटर्न की क्या सिग्निफिकेंस होगी? वो उसका अगर स्लीप उसको आंखें वो नींद सही आती है और साथ उसके पिलो सही हैं। अगर वो पिलो ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब है कि उसको ऑर्थोपनिया है, हो सकता है उसको ना। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसकी नेजल ब्लॉकेड या स्नोरिंग, इसकी हमारे एनेस्थीसिया से कोई है? अगर उसने आपको बता दी ये बात। जी सर, बिल्कुल नेजल ब्लॉकेड है तो फिर एनजी वगैरह डालने से अवॉइड करेंगे सर। और हो सकता है कि पॉलिप्स वगैरह हो या कोई और ब्लड वेसल हो तो हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेट करें तो वहां से ब्लीड हो सकता है। इसके अलावा स्नोरिंग की हिस्ट्री है तो ओएसए और की तरफ जा सकता है पेशेंट सर, और डिफिकल्ट एयर भी हो सकता है। डिफिकल्ट एयरवे में और आप इसके जो अलावा स्पेसिफिकली आपने लफ्ज नहीं बोल रहे, मास्क वेंटिलेशन में प्रॉब्लम। सर ठीक है, यानी कि अगर सर मतलब उसकी टंग भी फॉल कर जाएगी, नाक उसकी वैसे बंद रहती है, तो ये पेशेंट को मास्क वेंटिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो, इसको और नजर मारो, इसके अंदर ये जो सवाल मैंने लिखे हुए ना, ये आप इनको अपने तौर पे मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। और मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि बजाय इसके आप इस चीज़ की टेंशन लो कि मैंने किडनी का लिवर लॉन्ग केस करना है और मैंने लिवर का लॉन्ग केस करना है, पहले इन चीज़ों को घोट के पी जाओ। इसका कोई निम्यूनिक बनाना है, निम्यूनिक बनाओ। जैसे यानी कि वहां पर मैं मजाकन तो भी कहूंगा कि अगर वहां कोई भी इंसान नुमा चीज भी तुम्हें नजर आ रही है ना, इंसान की जगह अगर उन्होंने कोई खोता भी बिठा दिया ना लॉन्ग केस में, तो तुमने उससे यही सवाल पूछने हैं। ठीक है। ये क्वेश्चंस, ये तो मैंने वैसे ही सोच सोच के लिखा है, आप अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हो। और फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पे मुझे बताओ लिवर के लिए क्या क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे, यहाँ सामने लिखे भी हुए हैं। एनीमिया, सर वेट लिवर लॉस, बोलो। एनीमिया लिवर के लिए क्या सवाल सर पूछोगे? सर यही वेट लॉस, एसाइटी का पूछेंगे, पेट बड़ा है, हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं हुआ कभी पुराना? इसके अलावा सर कोई इसके साथ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से कोई वो तो नहीं हुआ कभी? गैल स्टोन्स के मसले तो नहीं हुए आपको, पेंक्रियाटाइटिस वाला इस तरह वो तो नहीं हुआ सर? और अच्छा, व्हाट इज बाकी डिफरेंस लीवर बिटवीन, की कोआगुलेशन, अबू सर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड अ सिम्टम? सर साइन वो है जो मतलब डॉक्टर पिक करता है, सिम्टम वो है जो पेशेंट बताता है सर। तो एसाइटिस इज नॉट अ हिस्ट्री बाय द वे। आपको पेशेंट आपको एसाइटिस थोड़ी बोलेगा, पेशेंट तो आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोलेगा। ठीक है। सर तो यानी कि मतलब लाइक ये कि जब एग्जाम, जब क्योंकि अब तो पहले ज़माने में तो अक्सर औकात एग्जामिनर सर पे नहीं बैठे होते थे, लेकिन अब तो वो मेजॉरिटी केसेस में एग्जामिनर आपकी सारी गुफ्तगू सुन रहा होता है। ठीक है। तो कोशिश करो कि लीडिंग क्वेश्चन आप बिल्कुल शुरू में ना पूछो। ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन इज नॉट अप्रिशिएटेड, तो लीडिंग क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। अच्छा, जी सर। आप देखो आपके दिमाग में क्या होगा कि जब लिवर फेलियर है, तो लिवर फेलियर की वजह से लिवर के जो फंक्शंस है ना वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। सिंथेटिक फंक्शन की अगर प्रॉब्लम होती है, तो सिंथेटिक फंक्शन की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं? सारी कोagulation प्रॉब्लम होती है, तो आपने उसको ब्लीडिंग टेंडेंसीज होंगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लीडिंग टेंडेंसीज होगी। जो पोर्टल हाइपरटेंशन के जो सिम्टम्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि भाई पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से साइन और सिम्टम्स में से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जो सिम्टम्स वाली चीजें हैं वो आपने उनसे पूछनी है। ठीक है। वो आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी, वो आपकी काले पखाने हो गए, या किसकी हेमाटोमेसिस की हिस्ट्री हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से आप उस डिजीज को समझो कि उस डिजीज में होता क्या क्या है। ठीक है। ये तो आपको डाटा पता होगा ना कि लिवर लिवर फेलियर लिवर फेलियर है, तो लिवर फेलियर में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा ना। अच्छा, एनीवन एल्स वांट टू पार्टिसिपेट, जस्ट रेज द हैंड। ठीक है, क्योंकि मुझे और किसी की आवाज नहीं आ रही, और भी किसी का वाइवा है या सब कोई हिना शेख, आप, जी जीशान। सर, मुझे मुझे वो सर मेरा रेस भी अभी। वाला मिल नहीं रहा था कि कहाँ से करते हैं रेस। जी, आप रेस, हैंड रेस करने का यहाँ पे ऑप्शन होती है। एनीवेज, अभी तक की जो बात हो रही है उस पे कोई
दिल मान रहा है या नहीं मान रहा, क्योंकि एक्चुअली बात ये है कि आप लोगों को सब लोग ये कहेंगे कि आज हम लोग लिवर का लॉन्ग केस कर रहे हैं और आज हम किडनी का लॉन्ग केस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो चीज़ नहीं है, पहले आप इसको समझ लें। जब अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो यकीन करो, स्पेसिफिक तो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। एयरवे का एग्जामिनेशन सब में करना है, ठीक है। अच्छा, जो कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिम्टम्स या साइंस जो है वो सारों में करने, ठीक है। न्यूरो का एग्जामिनेशन हर में बहुत डिटेल में नहीं होगा, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो सब में होंगी। जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को जब देखते हैं तो क्योंकि थोड़ी सी ये एटिपिकल सी चीज़ होती है आमतौर पे, तो न्यूरो के स्टेटस को कैसे देखते हैं जी? जीशान या हिना शेख, कोई आप बताइए, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को आप कैसे एवेलुएट करेंगे? सर हिस्ट्री के बेसिस पे सर। जी, सर हिस्ट्री के बेसिस पे हम उनसे पूछ सकते हैं, मतलब हिस्ट्री के बेसिस पे क्या पहले आपको कभी फॉलेज तो का तो नहीं हुआ, स्ट्रोक की हिस्ट्री पूछ देखो सकते अभी हैं, टीआईए की हिस्ट्री। अभी अभी मैं होके हटाऊं कि आपने लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना। सर देखिए ना कि हम पेशेंट से जब बात करेंगे, उससे इंट्रोडक्शन करेंगे, हमें उसकी जीसीएस का आइडिया तो तभी हो जाएगा ना कि ही इज कॉन्शियस और जीसीएस मेंटोरिन प्लस, टाइम। वेरी गुड, ये आपने सही बताया है जीशान, आई होप यू अंडरस्टैंड। जीसीएस भी होगा, एक और भी चीज होती है, हायर मेंटल फंक्शंस, ठीक है। जी जी सर जी। तो ये उसका एक चीज, ये जब जब भी हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को देखते हैं ना, तो सबसे पहली चीज होती है कि वो बंदा कमला तो नहीं है, वो बात जो कर रहा है वो समझ आ रही है कि वो क्या बोल रहा है। ऑफ कोर्स एग्जाम में तो कोई ऐसा पेशेंट नहीं आएगा, लो आईक्यू इज समथिंग एल्स, लो आईक्यू का तो हो सकता है, लेकिन आपका एक स्टेटस ये पता लग गया, दूसरा उसका सेंसरी सिस्टम है, तीसरा उसका मोटर सिस्टम है, और चौथा उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। यूजुअली आप इसी तरीके से देखेंगे, कुछ चीजें आप उससे हिस्ट्री में पता लग जाएंगी। जैसे आपने बोला ना जिशान, स्ट्रोक, तो जी सर। स्ट्रोक टीआईए को आप सवाल क्या पूछेंगे? सर यही पूछेंगे कि जिस्म के कभी किसी हिस्से में आपको मतलब सुन सुन महसूस तो नहीं हुआ, उसमें हरकत में कमजोरी, जिस्म के किसी हिस्से में आपने कभी कमजोरी तो महसूस नहीं की, ये हम्म, पूछ सकते हैं सर इस या तरह। क्योंकि आप देसी कभी जबान बेहोश में तो नहीं कोई हुए? ऐसा तो नहीं हुआ कि आप खड़े होने की कोशिश की और आप खड़े नहीं हो सके, कि जिस्म के किसी हिस्से में जान खत्म हो जी गई, सर। ठीक है। जिस्म के किसी हिस्से में जान खत्म हो जी गई। सर। प्लस अच्छा, जब ये इसी को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो इसके अंदर एक चीज इनको अलावा होती तो इन्हीं के साथ रिलेटेड है, लेकिन उनको एक्चुअली सेपरेटली एवेलुएट किया जाता है, वो क्रीनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो आपको क्रीनियल नर्व्स को भी आपने एवेलुएट करना है जब आप न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को आप देख रहे हैं ना। तो जब आप बहुत सारे सवाल आप पूछते जा रहे हैं, साथ आपको पता चलता जा रहा है, कुछ चीजें आपको हिस्ट्री में पता चल जाएंगी, कुछ चीजें आप एग्जामिनेशन में देख लेंगे, ठीक है। जब उसकी आई की मूवमेंट्स वगैरह देख लेंगे या फेस सर मेरा की। जी जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हम हिस्ट्री में पूछ रहे होते हैं तो फालिज तो एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी को ऑलमोस्ट पता होती है कि इसमें क्या होता है, तो वो हम डायरेक्ट फालिज का लफ्ज यूज कर सकते हैं या फिर हमें उसके सिम्टम्स बताने होंगे सर हिस्ट्री में? यार देखो, आप देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लोगों को हेपेटाइटिस का भी पता है, लोगों को बहुत, लेकिन एग्जाम के अंदर ना, मैंने कहा कि लीडिंग क्वेश्चन अगर वो आपने बाकी तरीके से वैल्यूएट कर लिया और अब आप अगर वो या उसने क्लियरली बताया नहीं है, तब आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन लीडिंग क्वेश्चन टू स्टार्ट विद पसंद नहीं किया जाता। दैट्स व्हाट आई नो। अभी आप लोग जिस दिन भी फजल साहब पढ़ाए ना, तो आप ये फजल साहब से जरूर सवाल पूछना, ठीक है, क्योंकि वो आपको शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। तो ये एक उसमें चीज है, लेकिन आप पूछ सकते हैं। देखो असल में बात ये होती है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर परफॉर्मिंग, एक सिंगल क्वेश्चन से कोई फेल नहीं होता, समझ आई? वहां पर जब आप फेल होते हैं ना, तो आप डिजर्व कर रहे होते हैं फेल होना। जब आप पास होते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं करता। ये नहीं होगा कि कोई एग्जामिनर तुम्हें जानबूझ के कहे कि नहीं मैंने तो आप फेल करना ही करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को अपने आप दिमाग में बिठाइए। और दूसरे ये कि जब भी आपने कोई सिस्टम को एवेलुएट करना है ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो सिम्टम्स हैं वो आपकी, आप कह लो हिस्ट्री में हो गए, ठीक है। और जो साइंस हैं वो आपके एग्जामिनेशन में हो गए। अब आप जब ये चीजें दोनों कर रहे हैं ना, तो अब आपको उसी वक्त आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अब मैंने इन्वेस्टिगेशन इन्हीं साइन सिम्टम्स की बेस पे आपने करवानी है। इन दोनों चीजों में जो आपको मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूरोलॉजिकल की ही बात करें, तो न्यूरोलॉजिकल कोई अगर वीकनेस आ रही है, फॉर एग्जांपल
या उसको कोई ऐसी हिस्ट्री है उसकी, उसको हाइपरटेंशन है या उसको डायबिटीज है या उसको कोई ऐसी चीज है कि जिसके अंदर उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब आपने उसको क्या क्या चीजों से होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, नर्व कंडक्शन स्टडीज होती हैं, ठीक है। इससे मिलती जुलती और क्या की चीजें हो सकती है, कैरोटिड डॉपलर होता है, और क्या होता है, सोचो जरा, न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस और क्या होती है। सर ईईजी। ईईजी हो गई, और और EMG। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, वो नर्व कंडक्शन में ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा सर वो आईसीयू के अंदर फिर वो आईसीपी मॉनिटरिंग अगर होती है वो तो इसमें नहीं आता। हाँ, और वो एक्चुअली एक और भी होता है, सीटी एनजीओ, ठीक है। सीटी एनजीओ, सीटी एनजीओ और कैरोटिड डॉपलर में क्या फर्क होता है, कैरोटिड डॉपलर वर्सेस सीटी सर एनजीओ। एक अल्ट्रा सर एक तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू किया जाता है और एक में कंट्रास्ट कंट्रास्ट एनहांस्ड होता है सर। नहीं, इन दोनों में एक और बेसिक डिफरेंस क्या है। सर एक इन्वेसिव है, एक नॉन इन्वेसिव है, नहीं? नॉन इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव भी, चलो आप कह सीटी सकती हैं वेरी। एनजीओ में थोड़ा सा आप चाहते हो इन्वेसिव हो जाता है। एक में एक फ्लो एक पता पे चलता है और सीटी में जो है वो कहीं पे भी पूरे उसमें एंजियोग्राम में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो पता चलती है। आई एम सॉरी, फिर से बोलना फातिमा, मैं आपकी बात मैं दोबारा से बोलो। सर डॉपलर में फ्लो पता चलता है और सीटी ठीक है। एंजियोग्राम में जो है वो कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, कितनी परसेंट ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो सब पता चलता है। अच्छा देखो, इसको और वर्ड्स में वो जिसको कहते हैं ना कि वो कई दफा कहते हैं ना कि एग्जामिनर के दिमाग में जो बात बैठी है वो बोलना बहुत जरूरी होती है। तो एक्चुअली इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि एक डायनामिक स्टडी है और एक स्टैटिक स्टडी है। मानते हैं या नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक स्टडी एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक स्टडी? सर डायनेमिक जिसमें फ्लो नजर आ रहा है कि फ्लो है एग्जैक्टली या exactly. नहीं है, और अच्छा, दूसरी स्टैटिक वो बात है ये कि जो कि हमें एनाटॉमिकली नजर आ रहा है। यस, देखो डायनामिक का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इस तरह के जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं ना, वो ऑब्जर्वर बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। कि अगर किसी बंदे ने प्रोब सही तरह नहीं रखा या उसकी स्किल्स नहीं है, तो हो सकता है कि वो ना उसको पिक कर सके। तो कैरोटिड अल्ट्रासाउंड के अंदर, कैरोटिड डॉपलर के अंदर ये एक थोड़ा सा एक फ्लॉ होता है, ठीक है। तो सीटी एनजीओ जो होता है वो ज्यादा बेहतर पैरामीटर है। और अगर कहें कि कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में दोनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये है, फिर उसके बाद सीटी होगी या एमआरआई होगा, उसके अंदर भी आपको पता लग गया। तो बेसिकली अब मैं आपको जो बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग हर सिस्टम की, क्योंकि मैंने ये न्यूरो इसलिए सबसे पहले बोला है क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर रिस्पिरेशन तो हर कोई कर लेता है, न्यूरो में आके थोड़ा सा बंदा मिस कर जाता है चीजें, तो मैंने इसलिए शुरू ही सबसे पहले न्यूरो से किया है। तो न्यूरो के अंदर आपने कोई भी, अच्छा न्यूरो की आमतौर पे लॉन्ग केसेस में से कौन से होंगे, अब अगर आप गो बैक हियर एंड सी के विच लॉन्ग केसेस विल हैव सम थिंग्स रिलेटेड टू न्यूरो। किधर गया, नहीं ये। सर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की सर्जरीज हैं, इसके अलावा कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स हैं, और इसके अलावा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। पिट्यूटरी एडिनोमा सर। देखो, कोई भी ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर हो, तो ट्यूमर के अंदर न्यूरोलॉजिकल होगा, और स्ट्रोक या हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के अंदर भी हो सकता है ना। يعني مشاهد يعني एक सेकंड प्लीज। इसमें से देखो और किस किस में न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को आपने देखना है। इनके इन केसेस की लिस्ट में आप एक्रोमेगैली को आप ले आओ, कोई भी ब्रेन ट्यूमर हो गया, या न्यूरो के तो जो केसेस हैं उसमें तो है ही है ना, ये माइस्थीनिया ग्रेविस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होगा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का। नहीं सर। अच्छा, सिकल सेल डिजीज में होगा। जी सर, इन्फॉक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को सर सिकल सेल में। ठीक है, जहां तक मेरा ख्याल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इन्फाक्ट्स हो सकते हैं।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, ये कंफर्म कर लो, ऐसे ही मेरे दिमाग में डाउट सा आ रहा है। ठीक है, तो आप मतलब बेसिकली देखो ये इन इन और इनके अंदर देखो कौन से टेस्ट होंगे या कौन सी हिस्ट्री में चीजें होंगी, यही सारी चीजें होंगी। कोई भी क्रेनियल नर्व की प्रॉब्लम है, कोई सेंसरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, कोई मोटर वीकनेस है, या उसके अंदर कोई क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है, आपने हिस्ट्री उसके मसल पावर्स देख लिए हैं, कोई अपर लिम का ये आप एक एक दो आप रिफ्लेक्स कर लेंगे। ठीक है, और आप उसकी पावर देख लेंगे, सर उसके सेंसरी सिस्टम को सर आप टच से। रूमेटाइड आर्थराइटिस में सर वो कंप्रेशन की वजह से कार्ड पे भी सिम्टम हो सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, वो भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आ जाएगा। सॉरी, थैंक यू फॉर एडिंग। ठीक है, तो देखो अब आप अपने दिमाग को यूज करोगे सर तो ये उसमें सबलक्सेशन होती है, एटलेंटो एक्सियल सबलक्सेशन होती है, और इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, और एक पोलीन्यूरोपैथीज होती हैं कि न्यूरोपैथीज होती हैं सर उनके अंदर। लेकिन होती ये है दो नहीं, जो इसके उसमें अंदर देखने वाली चीजें होती इसके हैं अंदर वो मेरा जहाँ तक एटलेंटो। ख्याल है इसमें ब्रेन के अंदर भी कुछ होता है, मुझे शायद मेरे मैं इस वक्त आपको पूरी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन एक्चुअली शायद इसके न्यूरोलॉजिकल भी कोई इन्वॉल्वमेंट होती है अदर देन दिस वीकनेस। तो देखो अब आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप कोई भी पेशेंट है जिसके अंदर कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से या तो वेसल की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई डिजेनरेशन हो रही है, ठीक है, या कोई मैस आ रहा है, उसके अंदर आपका न्यूरो की सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस का हमने नाम ले लिया, उसके अंदर वो क्योंकि एक एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है वो भी उसकी वजह से भी वीकनेस होगी। अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर भी न्यूरोलॉजिकल वीकनेस होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपस में कोरिलेटेड हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो आपको वहां पर एग्जाम के अंदर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट कोरिलेट द थिंग्स। क्या क्या आपने सवाल हिस्ट्री में पूछने हैं? क्या आपने चीजें एग्जामिनेशन में देखनी है, और आपने क्या रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस करनी है? ठीक है, इसी तरीके से चलो, अगर जो सबसे कॉमन जो आपका सिम्टम है, जो आपके सारे लॉन्ग केसेस में आएगा, चाहे वो आपका स्किमिक हार्ट डिजीज है, या आपका वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, या आपकी हाइपरटेंशन है, ठीक है, या आपका इवन आप आ जाओ सीओपीडी में भी आ जाएगी ये बात, आपका लिवर में भी, सीएलडी में भी आ जाएगा, ये जितने सी आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपका सीआरएफ में भी आ जाएगा। वो क्या चीजें हैं? आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की असेसमेंट। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की असेसमेंट के लिए भी यही सवाल है। यही, अब आप देखो, मैंने आपको एक बैकग्राउंड, मैंने आपको एक बेस बना दी है, तो अब आप बेस से आगे चीज निकालना बहुत आसान है। ठीक है, कि आपने कोई भी कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, वही जो भी हमने जहां से बात शुरू की थी, वही एसओबी है, वही चेस्ट पेन है, ठीक है, वही प्रोक्सिमल पीएनडी है, ऑर्थोपनिया है, पुअर फंक्शनल क्लास है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं ना, कोई और एक्स्ट्रा अलावा है इसके अलावा कोई चीज? यही 10-12 चीजें हैं जो आपने एवेलुएट करनी है। उनका पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में आपको उनमें से कोई चीज मिल रही है, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? ईसीजी। क्या करेंगे? एको। क्या करेंगे? और क्या चीज हो गई? चेस्ट एक्सरे। और क्या चीज हो गई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से कार्डिक रिलेटेड? जी, कार्डिक एंजाइम, वेरी गुड, एंजाइम्स हो गए। और थैलियम सर स्कैन। एएनपी एएनपी, बीएन एएनपी करते हैं, हाँ। वो एंजाइम्स की लिस्ट में ही आप कर लो ना उनको। अच्छा, ठीक है। उनको आप एंजाइम्स में ही रख लो। डीएससी। जो आपके होल्टर हार्ट फेलियर के जो पैरामीटर्स होते हैं, आप उन्हीं को एक साथ कर सकते हो। थैलियम स्कैन हो गया, और कौन सी होल्टर ईटी इन्वेस्टिगेशंस होती है? हॉल्टर हो गया। डीएससी डीएससी व्हाट इज डीएससी? तो डोब्यूटामिन वो डोब्यूटामिन एको स्ट्रेस टेस्ट। वो डीएससी। ईटीटी वो एको में ही आ एक्सरसाइज गया ना। टॉलरेंस सर। लोबिटम इन स्ट्रेस एको आ गई। ठीक है, थैलियम स्कैन आ गया, हॉल्टर हो गया। एक और है जिसमें मैं एक दफा फेल हुआ था, इसलिए मुझे कभी भी नहीं भूलता। एम्बुलेटरी बीपी। पीपेट एम्बुलेटरी बीपी क्या होता है? सर वो बीपी जो 24 आवर्स में पेशेंट की किया जाता है, जिस तरह हॉल्टर होता है 24 आवर्स, तरह जस्ट बीपी लाइक, एम्बुलेटरी बीपी 24 आवर्स मतलब में किया जाता 24 to 48 आवर्स आपकी स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर देखने के लिए होता है, जस्ट लाइक हॉल्टर। ठीक है, हॉल्टर के अंदर आप कोई जो रिदम की प्रॉब्लम्स है वो देख रहे होते हैं, और ब्लड प्रेशर के अंदर आप ब्लड प्रेशर की स्विंग्स अगर हो रही हैं उसको देखने के लिए होता है। ठीक है, ईसीजी में आप बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ईसीजी से मिलेगी कि भाई कोई रेट की प्रॉब्लम है, कोई रिदम की प्रॉब्लम है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस का आ रहा है, कोई पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी आर इंटरवल, क्यू टी इंटरवल,
ठीक है, कोई इंडिविजुअल किसी दवाइयों के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, या फिर उसके बाद आपका स्कीमिया इन्फाक्शन हो गया। ये ईसीजी के अंदर बेसिक चीज ये हो गई। ईसीजी में आपको कोई चीज मिलेगी तो आप अगले स्टेप या कोई अच्छा एक यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, आप ये क्योंकि ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए, मुझे ये आपको मैं क्योंकि ये लिखा हुआ है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये आप इसको देख लें किसी वक्त दोबारा से, हम प्रॉपर लॉन्ग केस जब मैं टॉपिक पे आऊंगा ना तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन मेरा मुद्दा हमेशा यही है कि अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ जाए ना तो यकीन करो आपके लिए कोई भी वाइवा, चाहे वो लॉन्ग केस हो, चाहे वो टेबल वाइवा हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि वहां पे पेशेंट के दिल गुर्दे फेफड़ों को इवेलुएट कैसे करना है, अगर आपको दिल जुगर फेफड़े को इवेलुएट करना आ गया तो आपके लिए कोई भी डिजीज का आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लास किसके लिए होती है? फंक्शनल असेसमेंट के लिए। नहीं, हार्ट फेलियर के लिए। लेकिन हार्ट फंक्शनल, फेलियर में भी फंक्शनल असेसमेंट ही करता है ना ये? बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्योंकि टू बी स्पेसिफिक ये हार्ट फेलियर के लिए ना। ओके। और उसके लिए क्या होती है, जो एंजाइना के लिए कौन सी होती है? सर कैनेडियन होती है उसके लिए, कैनेडियन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा, उसके बाद जो वैल्वुलर हार्ट डिजीज को कैसे के लिए कोई क्लासिफिकेशन होती है, वो बेसिकली इंडिविजुअल होता है आपका। वैल्वुलर हार्ट डिजीज में आमतौर पे एको में क्या चीज देख रहे होते हैं? डायमीटर ऑफ द वॉल्व। Cross sectional area of the valve. वैल्व एरिया और ग्रेडियंट। वेरी गुड, ट्रांस वैल्वुलर प्रेशर ग्रेडियंट और सर चैम्बर साइज। चैम्बर साइज। चैम्बर साइज के साथ ही क्लॉट भी बोल दो, क्लॉट बन सकता है ना? जी सर क्लॉट, जी सर बिल्कुल अच्छा, क्लॉट। अच्छा, उसके उसके अलावा यहाँ पे जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया और प्रेशर ग्रेडियंट की बात करेंगे, एक चीज और होती है, उसको क्या कहते हैं, जो जो सर ई बाय, रीगर्जिटेशन में होती है? बैक फ्लो सर। वेरी गुड, ये आप बैक फ्लो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या होता है? सर रीगर्गिटेड फ्लो, रीगर्जिटेंट फ्रैक्शन। एक्शन। रीगर्जिटेंट फ्रैक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, चैम्बर साइज क्लॉट हो गया, रीगर्जिटेंट फ्रैक्शन हो गया, ये हो गए मेन। अब इनडायरेक्टली बाकी चीजें भी आ जाएंगी। इनडायरेक्टली मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि इस्केमिक हार्ट डिजीज में या हाइपरटेंशन में, ठीक है, अल्टीमेटली ये सारी चीजें, यही तो प्रॉब्लम आसानी है कि अगर आपको समझ आ जाए फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज में या हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसको अब आपको इसी के साथ कोरिलेट कर लेंगे। हाइपरटेंशन में क्या फाइंडिंग होती है एको में? सर हाइपरटेंशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है सर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई, और अगर सर इस्कीमिक हार्ट डिजीज या कोई इवेंट हुआ है तो उसमें वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं सर। सेगमेंटल वॉन बोर्शल एबनॉर्मेलिटी हो गई, और पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर सर चेक कर सकते हैं, वो रेज्ड हो सकते हैं। पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी का हाइपरटेंशन अगर प्रेशर हो डेवलप गया। हुई। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर आपका वैल्वुलर हार्ट डिजीज में भी आ गया। जी सर। अच्छा, और अब आप मिस कर रहे हैं, देखो पैची, आप पैची ब्रिलेंस हो रही है। सोचो जरा, तरतीब से करो, हाइपरटेंशन हुई है, एलवीएच हुआ, एलवीएच की वजह से हार्ट के अंदर एक आती है चीज जिसको क्या कहते हैं, डायस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन या डायस्टोलिक फेलियर। ठीक है, यानी कि आप एक बंदे को चपेड़े मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, वो नाराज हो रहा है, अब कह रहा है मैंने भी बात नहीं माननी तुम्हारी। ठीक है, तो एक्चुअली हाइपरटेंशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, कि लेफ्ट वेंट्रिकल को जोर लगाना पड़ रहा है, जोर लगाते लगाते लगाते, क्योंकि एसवीआर बढ़ गई है। जब एसवीआर बढ़ गई है उसकी वजह से हार्ट को जोर लगाना पड़ रहा है, उसकी वजह से एलवीएच हो गई। एम आई राइट? जब एलवीएच होगी जी तो सर। उसकी वजह से हार्ट रिलैक्स नहीं हो रहा होगा। जब हार्ट रिलैक्स नहीं होगा तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज डायस्टोलिक फेलियर। ठीक है, और इसको कैसे इवेलुएट करते हैं? इसके लिए एक होती है ई ओवर ए रेशियो। ई ओवर ए रेशियो क्या का मतलब, एक्चुअली इसी को डिफाइन करने के लिए कि नॉर्मली जो होता है जब माइट्रल वाल्व ओपन होता है तो आमतौर पे अगर हार्ट प्रॉपरली रिलैक्स हो रहा है तो वो मेजॉरिटी पोर्शन जो है ना ब्लड फ्लो का, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट, जो लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल इजीली आ जाता है, तो उसको ई कहते हैं। ठीक है,
और ए का मतलब होता है एट्रियल सिस्टली। तो एट्रियल सिस्टली जब होती है तो जो थोड़ा बहुत बचा होता है खून वो भी आ जाता है। अब हाइपरटेंशन हो रही है, या अब आप को रिलेट कर रहा हूँ वेल्वुलर हार्ट डिजीज के भी, कि कोई ऐसी वेल्वुलर डिजीज है कि जिसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आसानी से नहीं जा रहा, या तो लेफ्ट वेंट्रिकल नाराज है या वो दरवाजा नाराज है। ठीक है, अगर माइट्रल वेल्व नहीं खुल रहा तो उसमें भी हार्ट को जोर लगाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपकी ई और ए रेशियो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है ना, यानी कि अब कंपोनेंट ऑफ ए इज इंपॉर्टेंट। अगर जो है वो किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो छोटी वाली पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी यही है कि नॉर्मली ए की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है एट्रियल सिस्टोली की, लेकिन यहाँ पर या तो माइट्रल वेल्व डिजीज की वजह से हाँ माइट्रल वेल्व ओपन नहीं हो रहा, या उसके अंदर से रिगर्जिटेशन हो रही है, तो उसकी वजह से भी एट्रियल सिस्टली की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। और या फिर दूसरी सूरत में अगर लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर रहा तो उसकी वजह से भी जरूरत हो गई। तो एक्चुअली ये ई और ए रेशियो से पता लगता है कि भाई हार्ट फेल हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली अब कोरिलेशन हो गई हाइपरटेंशन की और वेल्वुलर हार्ट डिजीज की। अगले स्टेप में क्या हो गया, आपकी इस्कीमिक हार्ट डिजीज के अंदर आपको सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी आई। ये भी एलवीएस से रिलेटेड है। किस तरह एलवीएस से रिलेटेड है कि हाइपरटेंशन में इस्कीमिया क्यों होता है, क्योंकि मोटा ढग्गा बन गया है वो हार्ट, हार्ट खूब सारा खून ले रहा है, तो खून की सप्लाई कम हो रही है और रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो उसकी वजह से पहले स्टेप में होगी सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी। उसके अगले स्टेप में क्या होगा, हाइपोकाइनेसिया। ठीक है, उससे अगले स्टेप में क्या होगा, एकाइनेसिया। ठीक है, तो एकाइनेसिया होगा तो उसकी वजह से फेलियर हो जाएगा। जब फेलियर होगा तो उसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी। ये तरतीब होती है सारी। तो अगर आपको ये तरतीब समझ आ गई तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे हाइपरटेंशन में इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन टॉप पे। कि हाइपरटेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज डायस्टोलिक फेलियर, नॉट इजेक्शन फ्रैक्शन। क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन तो बिल्कुल एंड पे होगी, यानी कि इजेक्शन फ्रैक्शन का नॉर्मल होना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इजेक्शन फ्रैक्शन हम लोग क्या एको में देख रहे होते हैं। मैंने एक पूरा सेशन कंडक्ट किया था इसी टॉपिक पे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एकोकार्डियोग्राफी मोर देन इजेक्शन फ्रैक्शन इज नॉर्मल सर। ठीक है, तो ejection fraction is least important thing in hypertension, and so look into the other things। तो ये एको की मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। एको के अंदर यही चीजें, अब यही चीजें मिलती जुलती आपने फिट करनी है अंदर। ये आपने पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बोला था ना, आई एम सॉरी, तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर किस किस में आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो आपका उसमें भी आ जाएगा, सीओपीडी में। ठीक है, वैल्वुलर हार्ट डिजीज में, ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टिव लंग का पैटर्न होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो उसकी वजह से भी पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स पे इफेक्ट होगा, उसकी वजह से भी रिस्ट्रिक्ट लंग डिजीज वाला पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बेटा तरतीब है, ये तरतीब है। अब आप कहेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं, मैंने इसमें आपको सारी, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आपके सारे लॉन्ग केस यही हैं। कोई भी लिवर निकाल लो, लंग्स निकाल लो, हार्ट निकाल लो, यही बातें हैं। एको की अगर आपको समझ आ जाए कि एको के अंदर आपने देखना क्या है, तो आप तरतीब से देखोगे कि भाई यहाँ पर इस्कीमिक हार्ट डिजीज में सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस का मसला है हाइपरटेंशन में। ठीक है, और उसकी वजह से हार्ट के ऊपर लोड पड़ रहा है, और उसकी वजह से इस्कीमिया डेवलप हो रहे हैं, और उसकी वजह से इन्फाक्शन डेवलप हो रहे हैं और हार्ट फेलियर हो रहा है। वेल्वुलर हार्ट डिजीज में दरवाजों का मसला है, कोई दरवाजा पूरी तरह खुल नहीं रहा, कोई पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से या तो हार्ट के जो नॉर्मल जो फ्लो है वो इफेक्ट कर रहा है, एक जगह पे या तो प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है या एक जगह पे स्टेसिस हो रहा है, उसकी वजह से क्लॉट बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसी को अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आ गई, वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, तो जहां पर मैं आपको ई और ए रेशियो बता रहा था वहीं पर ही सिग्निफिकेंस आ जाएगी कि अगर एक तो सॉरी, अगर जो है एट्रिया के ऊपर जोर ज्यादा पड़ रहा है तो फिब्रिलेट होने के भी चांसेस होंगे, क्योंकि हार्ट के जो जो एट्रिया हैं दे आर नॉट यूज टू हैव हाई प्रेशर्स। इसी तरीके से जिस तरीके से राइट साइड ऑफ हार्ट इज नॉट यूज टू हाई प्रेशर्स, तो फॉर एनी गुड रीजन वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो नाराज हो जाएगा। यही होता है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, कि आपके लेफ्ट साइड का हार्ट का चाहे माइट्रल डिजीज है या एओर्टिक डिजीज है, अल्टीमेटली बैक प्रेशर पड़ रहा है। जब बैक प्रेशर पड़ रहा है तो पल्मोनरी वैस्कुलेचर चेंज हो रहा है। ठीक है,
पल्मोनरी वैस्कुलेचर चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट आ रहा है आपका राइट वेंट्रिकल पे, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा क्योंकि वो डायलेट हो जाएगा। तो ये इसकी तरतीब है। तो उसको ही आप कह देते हैं आप वो कॉर पल्मोनेल, कि चाहे वो अगर वो राइट हार्ट की वजह, सॉरी लंग्स की डिजीज की वजह से हो रही है, अगर वो वेल्वुलर हार्ट डिजीज की वजह से हो रही है तो उसमें भी कंजेस्टेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो ये तरतीब है। तो समझ आ गई बात आपको? मैंने मतलब लाइक ये कि आप लोगों को ये, क्योंकि ये सारों के अंदर आ जाएगा, ये सारे लॉन्ग केसेस के अंदर यही बात है, यही गुफ्तगू है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मतलब हर इन्वेस्टिगेशन को आपने को रिलेट कर लिया। तो मैं आई जस्ट समराइज व्हाट आई हैव टोल्ड अप टू नाउ, कि कोई भी लॉन्ग केस हो उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन होंगी, ठीक है। वो कॉमन उसकी डेमोग्राफी होगी, वो कॉमन आपने जब आपने उससे सवाल पूछने हैं तो वो आपकी कॉमन जो चीजें हैं वो आप याद कर लें, कि भाई लिवर को मैंने कैसे देखना है, हार्ट को कैसे देखना है, किडनीज को कैसे देखना है, और वो सवाल आप तोते की तरह वहां पर बोल दें। उसके बाद क्योंकि आपको नजर भी आ रहा है ना, इतना बड़ा थायराइड है या इतना बड़ा एब्डोमेन है, तो आपको नजर आ गया कि यार ये इसका मेन, इसका लिवर है, तो आप बाकी सारी चीजों को कवर करते करते आप एक मेन उस चीज पे फोकस कर लेंगे, और वो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। एब्डोमेन का के बारे में अगर यही यही अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, कुछ चीजें मिसिंग है, चेस्ट एक्सरे है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स हैं, उसके बाद जो है आपकी जो ये थैलियम स्कैन जो मैं आपको बता रहा था कि थैलियम स्कैन, तो थैलियम स्कैन बेसिकली आपके रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से होता है, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनको मुख्तलिफ नाम होते हैं? एक रिवाइज कार्डिक रिस्क इंडेक्स होता है। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। उसी को ही लीज रिवाइज कार्डिक रिस्क इंडेक्स भी कहते हैं, या उसको क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स भी कहते हैं, या इसको क्या नाम है उसका, इंटरमीडिएट प्रिडिक्टर्स भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? कोई एक सर बंदा इसके बताए। अंदर हमारा हिस्ट्री ऑफ हम्म, हिस्ट्री जी। ऑफ सीसीएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ सीवीए आ जाता है, डायबिटीज विद इंसुलिन यूज आ जाता है, क्रिएटिनिन मोर देन टू आ जाता है, और हमारा आता है माइल्ड प्रोलॉन्ग माइल्ड सर्जरी है वेलुलर डिजीज नहीं नहीं नहीं, प्रोलॉन्ग, या देखो क्लिनिकल रिस्क फैक्टर कैसे हो सकता है प्रोलॉन्ग सर्जरी? सर ओल्ड हिस्ट्री ऑफ मतलब एमआई मतलब हाँ, बेसिकली ये जो आपने सीसीएफ बोला है ना, इसके अंदर न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लास 1 और 2, ठीक है, 1 and 2 बिल्कुल। और ओल्ड ओल्ड एमआई, या ओल्ड एमआई सर। या स्टेबल इंजाइना। स्टेबल इंजाइना जिसको क्या कहेंगे, कैनेडियन क्लास 1 और 2, 1 and 2। ठीक है। ये हैं आपके क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स, ये कभी भी नहीं भूलने। जब आप कोई भी हिस्ट्री ले रहे हैं ना, कोई भी लॉन्ग केस को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपके बैकग्राउंड में होना चाहिए। एक ये आपके बैकग्राउंड में होना चाहिए, और एक जिनको बोलते हैं एक्टिव कार्डिक कंडीशंस, ठीक है। एक्टिव कार्डिक कंडीशन कहते हैं, या इसको मेजर प्रिडिक्टर्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? सर वो इस तरह हो जाएगा कि सर यहाँ ये पे ओल्ड एमआई है तो वो रिसेंट एमआई हो जाएगा सर वहां पे। ये एक्यूट या स्टेबल रिसेंट एंजाइना है एमआई? तो वो अनस्टेबल। एक्यूट या रिसेंट एक्यूट एमआई? एक्यूट और रिसेंट में क्या ये फर्क होता स्टेबल एंजाइना सर, रिसेंट 7 days और एक्यूट 30 days। है? उल्टा बोल रहे हो। एक्यूट इज 7 days एंड रिसेंट इज 30 days, ठीक है। अगला एक्यूट रिसेंट सर एमआई हो अगला गया, और अनस्टेबल एंजाइना हो जाएगा, अनस्टेबल एंजाइना क्लास 3 और 4 सर। वेरी गुड, दो हो गई एनवाईएच। चीजें। NYHA हार्ट फेलियर, या इसको इसके लिए जो यहाँ पर जो हार्ट फेलियर होता है ना, CCF, यहाँ पे मैं लफ्ज भूल गया, इसको कहते हैं कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है। और इस वाले को कहते हैं अनकंपनसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर या कैनेडियन क्लास 3 और 4। दो चीजें और रह गई, वो क्या है? सर सिवियर वेल्वुलर डिजीज है। सिवियर वेल्वुलर हार्ट डिजीज और सिवियर एरिथमियास, सिवियर एरिथमियाज। ठीक है। एरिथमियाज में आपका ये VF हो गया, VT हो गया, अनस्टेबल VT, कोई भी अनस्टेबल एरिथमिया, या आपका ब्रेडिकार्डिया, जो सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डियाज या न्यूली, या आपको 3-4 उसमें लिस्ट में नाम नजर आएंगे। तो आपको जो भी आपने हिस्ट्री ली, एग्जामिनेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, अल्टीमेटली आपने ये निकालना है
क्या वो ईसीजी से किया, चाहे वो एको से किया, चाहे वो एक्सरे से किया, चाहे वो थैलियम स्कैन और ये जो है डिब्यूटामिन स्ट्रेस एको, हॉल्टर, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर, अल्टीमेटली आपने ये निकालना है कि या तो एक्टिव कार्डिक कंडीशन हैं या नहीं, या कोई क्लिनिकल प्रिडिक्टर्स हैं या नहीं। ठीक है, दैट इज द पर्पस। देखो हिस्ट्री बराए हिस्ट्री नहीं होती, एग्जामिनेशन बराए एग्जामिनेशन नहीं होता। आपको अल्टीमेटली ये फॉर्मेट को फिल करना है। ये जो बाकी लोग हैं वो एग्री कर रहे हैं या नहीं? डॉक्टर हिना शेख एंड डॉक्टर फातिमा, सर मेरे ये ख्याल जो आपने पहले बताया है, जो कि पहले आप कह रहे थे कि कंपनसेटेड है, वो आप इंटरमीडिएट में बता रहे हैं ना? कंपनसेटेड इंटरमीडिएट। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। रट्टे वाली चीजें तो देखो आपको बहुत सारी किताबों में हो सकता है मैं भी गलती, बल्कि कोई अगर मैं गलती करूं तो आप मुझे मिस कोट नहीं कर सकते। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉन्सेप्ट के जो वहां पर अनफॉर्चुनेटली किताबों से नहीं मिलेगा आपको। रट्टा रट्टा मार के आपको ये चीजें, इवन कई लोगों को मैं जब पूछता हूँ ना तो उनको एक्टिव कार्डिक कंडीशन का नाम ही नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मेजर प्रिडिक्टर्स के नाम से याद किया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखें, ये एक ही चीज है, ये ली रिवाइज कार्डिक रिस्क इंडेक्स वही चीज है। और यहाँ पर अब आप बोले ये कौन कहाँ से आवाज आई थी, ये अबू जर ने बोला था कि हाई रिस्क सर्जरी होती है। बेटा वो हाई रिस्क सर्जरी बनती है, ली रिवाइज कार्डिक रिस्क इंडेक्स में है, लेकिन वो क्लिनिकल रिस्क फैक्टर नहीं है। वो होता है अगर इन सारी चीजों के साथ आप छठा फैक्टर जो होता है ना, वो होता है इमरजेंसी सर्जरी या हाई रिस्क सर्जरी। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ली रिवाइज कार्डिक रिस्क इंडेक्स में आ जाता है वो। लेकिन जो बाकी जो रिस्क फैक्टर्स है ना, यानी कि बेसिकली नाम ये बता रहा है कि एक मेडिकल चीजें हैं और एक सर्जिकल चीजें। तो ये सारी जो चीजें हमने किया ना डिस्कस, ये मेडिकल चीजें। बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो गया है, इसी तरीके से आपने पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स निकालने, इसी तरीके से आपने रीनल रिस्क फैक्टर्स निकालने, इसी तरीके से आपने पीओएनवी के रिस्क फैक्टर्स निकालने, इसी की तरीके से आपने एस्पिरेशन के रिस्क फैक्टर्स निकालने, इसी तरीके से आपने एयर में मैनेजमेंट के रिस्क फैक्टर्स निकालने। ठीक है, इसी इसी से आपने आईवी लाइंस के रिस्क फैक्टर निकालने। चलते जाओ, इसी से आप एयरवे के अंदर भी आपकी एक इंट्यूबेशन है, एक आपकी मास्क वेंटिलेशन है, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट है। तो एयरवे रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू हो सकता है एक पेशेंट की, जैसे जो ओबीज पेशेंट होते हैं ना, मॉर्बिड ओबीज पेशेंट जिनको इवन ओएसए हो रहा होता है, उनमें अक्सर औकात इंट्यूबेशन मुश्किल नहीं होती, मास्क वेंटिलेशन बहुत मुश्किल होती है। दोनों चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम उनके अंदर मास्क वेंटिलेशन की होती है ज्यादा एज कम्पेयर टू इंट्यूबेशन की। तो ये एक है। तो मैं अब यहाँ पे स्टॉप करूंगा, लेकिन आपको आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कमिंग बैक टू कि अगर आप प्लीज इस पर फोकस करें, ये मैंने, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा यही है। अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ जाए तो यकीन करो आप लॉन्ग केस भी मैं आपको करा दूंगा, कोई मसला नहीं है। लॉन्ग केस में कोई चीज रह ही नहीं जाती अगर आपको ये बात समझ आ गई कि किस तरीके से मैंने उसके हर सिस्टम को इवेलुएट करना है। तो द हिस्ट्री एग्जामिनेशन इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। ठीक है, और वहां पर आपको क्वेश्चंस को याद कर लो। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि क्वेश्चंस को भी और एग्जामिनेशन को, मैंने यकीन करो, मैं विदाउट एनी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ वाइवा देने के मामले में। मैंने 3 दफा वाइवा दिया है। मेरा लॉन्ग केस कभी फेल नहीं हुआ था, मेरे कमबख्त टेबल वाइवे फेल होते थे, मेरा लास्ट अटेम्प्ट में पास हुआ था। तो लॉन्ग केस के अंदर आप अपने सर पे ना सवार करो, वो मजाकन कहते हैं ना मुन्ना भाई माफिक, कॉन्फिडेंस से। वहां पर कॉन्फिडेंस मैटर्स। मुझे याद है मेरा एक दफा लॉन्ग केस में मैंने उसकी कोई हाथ पाँव पे हाथ वाथ में फेर रहा था, लेकिन मैंने पल्स नहीं चेक की थी। लेकिन मैंने उनको कह दिया कि इसकी पल्स थोड़ी सी इतनी मैं अप्रिशिएट नहीं कर सका हूँ पेरिफेरल। तो कई दफा बहुत सारी चीजें आपके कॉन्फिडेंस की मार होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर जो मैंने जाके कभी पेशेंट्स एग्जामिन नहीं किए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन मैंने इन चीज़ों को वो उस वक्त ही मेरे दिमाग में ही आ गया था कि यार वहां पर जाके मरीजों, तो हर मरीज, अच्छा मरीज के वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मरीज की बातों को आपने उतना ही लेना है कि जितना आपको लेना चाहिए। मरीज की बातों के आप बहुत ज्यादा लेंगे तो आप उसको क्या कहते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर देगा, आप कभी भी 10 मिनट में सवाल पूछ ही नहीं सकते। अगर आप टेप रिकॉर्डर की तरह आप ये चीजों को याद कर लें, ये मैंने एक आपको सिर्फ एक सैंपल दिया है कि इस तरीके से ये हो सकता है। आप इसको अपने अंदाज में क्वेश्चंस को रट्टा मार लें। ये भी कोई एक फाइल पड़ी हुई है, ये किसी ने भेजी थी, तो मैंने ये डाली हुई है। ठीक है, तो आप इसको देख के, मेरा आपको मशवरा ये है कि आप हर डिजीज की हिसाब से तमाम चीजों को कोरिलेट करके, तमाम लॉन्ग केसेस के मटेरियल को कोर कंबाइन करके आप एक हिस्ट्री की लिस्ट बना लें कि मैंने ये सवाल मैंने सवाल पूछने ही पूछने। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो इसके अंदर ये किसी ने बनाया है, इसके अंदर भी गलतियां हो सकती हैं, मेरे वाले में भी गलतियां हो सकती हैं, इट्स नॉट परफेक्ट।
मेरा आपको मशवरा है कि आप अपने अपनी इन चीज़ों को कोरिलेट करके आप इसका ना एक एक नुस्खा कीमिया बना लें। ठीक है, तो इसी इसी में ही आपको ये इन्वेस्टिगेशंस के रेफरेंस से भी कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कुछ मैंने डिस्कशंस पहले की हुई हैं। तो इसको इसका है घूम फिर के कि हाउ टू प्लान एनेस्थीसिया। अगर आप इसको इसको मजीद मैं आपको यही मशवरा दूंगा। ये यहाँ पर ना मैंने इसके अंदर आपको यहाँ पर ये प्ले लिस्ट में मैंने क्योंकि ये मैंने आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरा मेन मुद्दा है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई आपके लिए आसान होगा। और यहाँ पर ये एक सॉरी ये प्राइवेसी पे क्लिक हो गया। यहाँ पे देखो ये इसकी ना एक प्लेलिस्ट है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट की। ठीक है, इसके अंदर ना मैंने अलग अलग डिस्कस किए हुए इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। ये पूरी जो मैंने आपको बताई है कम टाइम में ये मैंने अलग अलग डिस्कस की हुई है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा सुन ले। पीडियाट्रिक पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस, प्रेग्नेंट पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस, रीनल डिजीज पेशेंट फॉर एनेस्थेटिस, लिवर डिजीज पेशेंट, ये सारे सुन लें। इसके अंदर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। पोजीशन रिलेटेड क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या, इसके अंदर सारी मुख्तलिफ किस्म की ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर देखा था। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये प्री ऑपरेटिव असेसमेंट बहुत डिटेल से किया था। ये अगर आपको समझ आ गया यही लॉन्ग केस है। मैं आपको गारंटी देता हूँ दैट्स व्हाट इज लॉन्ग केस। इवन टेबल वाइवे में भी यही चीजें। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्ले लिस्ट को आप अच्छी तरीके से सुने। और इंशाल्लाह अगर कल आप लोग फ्री होंगे तो कल फिर स्पेसिफिक मैंने आपको एक बेस बना दी है कि लॉन्ग केस में करना क्या है। 10 मिनट में आपने यही सारे सवाल पूछने हैं और आपके बैकग्राउंड में ये होनी चाहिए कि भाई इन सवालों के जरिए मैंने रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट करना है। ठीक है, तो कल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लॉन्ग केसेस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपने जो सर सवाल कल तो मुझसे डॉक्टर फजल की क्लास होगी तो परसों पे रख लें। कल कितने बजे होगी सर की क्लास? 9:15 PM। PM? 9:15। नो प्रॉब्लम, परसों हम्म। से आप लोग कोऑर्डिनेट कर लेना। और देखो एक मेरी बात, मैं व्हाट्सएप पे आप लोग किसी भी वक्त कोई भी चीज पूछनी हो जस्ट फील फ्री टू आस्क। आई होप अबू सर आपको आपके एक कंसर्न का तो मैंने बता दिया कि अलग से भी मैं आपको बता दूंगा अलग से भी। और ये जो आप हिस्ट्री का बता रहे थे वो भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये जी समझता सर। हूँ कि अगर आप पहले से इस चीज को प्रिपेयर कर ले। कल सर ने लॉन्ग केसेस इस्कीमिक हार्ट डिजीज वगैरह कराने हैं ना? जी सर, 2 केस सर हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन। बस ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो वो आप लोग कर लेंगे। तो वो जो उसी को ही हम रिवाइज कर लेंगे और साथ कोई और बात कर लेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। वी विल लुक इनटू इट। ठीक है, जब भी जिस दिन भी हम नेक्स्ट हुआ। ठीक है, तो जी आई इंशाल्लाह होप सर, इंशाल्लाह। थैंक यू आप अच्छा सर। दूसरे इसमें ना वाइवा प्रैक्टिस का जो है प्लेलिस्ट उसके अंदर मुख्तलिफ इसी तरह ही क्वेश्चंस को किया था। तो आपको भी मैं ये गुजारिश करूंगा, एक मैं हर किसी को ये टास्क देता हूं, मैं आपको भी 30 सेकेंड आंसर ऑफ प्रेग्नेंट पेशेंट, 30 सेकेंड आंसर ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट, 30 सेकेंड आंसर ऑफ एल्डरली पेशेंट, 30 सेकेंड आंसर ऑफ ओबीज पेशेंट, 30 सेकेंड आंसर ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट। मतलब इसका क्या है कि टेबल वाइवे में या इवन लॉन्ग केस के अंदर आपको उसकी बातों को बिल्कुल दरिया को कूजे में बना के बोलना है। तो आप कैसे बोलेंगे? यानी कि 30 सेकेंड्स में आप प्रेग्नेंट के कंसर्न आपको बताने हो तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, सोचें इसको। और उसके अंदर 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट एंड हाउ टू मैनेज। व्हाट इज द चेंज, व्हाट इज द इफेक्ट एंड हाउ टू मैनेज। एक्चुअली तो ये चेंजेस हैं फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस, लेकिन एक्चुअली ये हर के अंदर है। इवन स्मोकर के अंदर भी यही चीज आती है, अल्कोहलिक के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट के जरिए आएगा कि किसी भी बीमारी का या किसी भी का चेंज क्या है, उस चेंज की वजह से हमारी एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट में इफेक्ट क्या हो रहा है और उसको मैनेज कैसे करेंगे। इसकी एग्जांपल एक मैं देके मैं बात खत्म कर रहा हूँ आज के लिए कि एक पेशेंट प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसके लिए डिफिकल्ट एयरवे। डिफिकल्ट एयरवे क्यों होता है कि एक तो ये कि उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा है, एब्डोमेन के अंदर बेबी भरे होने की वजह से एफआरसी उसकी कम हो गई है। और उसकी इजी डिसैचुरेशन हो रहा है। टॉप ऑफ इट उसकी एयरवे की एंगॉजमेंट हो गई है, एपनिया टाइम उसका कम हो गया है। और जो है ना डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, ब्रेस्ट के साइज इनलार्ज है। और एक और क्या हो जाती है साथ ही साथ कि एस्पिरेशन का रिस्क है क्योंकि गैस्ट्रोपरेसिस है। इन सारी चीजों की वजह से अल्टीमेटली डिफिकल्ट एयरवे हो रहा है। तो इसको मैनेज, ये आपका मैनेज कैसे करना है? आपने रैम्प पोजीशन बनानी है, आपने एसिड प्रोफाइलैक्सिस देना है, आपने स्मॉलर साइज ट्यूब यूज करनी है, आपने प्री ऑक्सीजनेट करना है। ठीक है, और आपने जो है वो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन कर रहे हैं या मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन कर रहे हैं। ये आपका एक मैंने पॉइंट को बताया, एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से आप हर पॉइंट को एक्सप्लोर करें इसी अंदाज में कि ये उस चेंजेस हो रही हैं, ये उनका इफेक्ट हो रहा है और ऐसे हम मैनेज कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये आपको हर के अंदर ये आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो मैंने आपको 6-7 अभी नाम लिए ना, पीडियाट्रिक, प्रेग्नेंट, एल्डरली, ओबीज, स्मोकर, ये पेपर आउट है। डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, ये समझो पेपर आउट है। ये कोई भी वाइवा ऐसा नहीं होता जिसके अंदर ये चीजें ना पूछी जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। जो लोग नहीं बोल रहे थे उनको भी कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है सर, हुआ है। चले, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।